बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है तो वो है रिस्पायरेशन, जो कि बायोलॉजी सेकेंड ईयर का पहला चैप्टर है और उसका पहला टॉपिक है। आज हम जस्ट रिस्पायरेशन का इंट्रोडक्शन करते हैं कि रिस्पायरेशन होती क्या है, ये लफ्ज़ कहाँ से निकला है और इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इसकी किस्में क्या है। तो आज हम इसको समझते हैं। रिस्पायरेशन ये हमारे पास रिस्पायरेटनम से निकला वर्ड है, जो कि लैटिन ज़ुबान का वर्ड है और इसका मतलब है ब्रीथिंग। अच्छा, अगर हम रिस्पायरेशन की डिफिनीशन की अगर हम बात करें तो हम रिस्पायरेशन को डिफाइन करते हैं कि इट इज़ अ स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। मतलब क्या है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है और इसके बदले में जो फूड मॉलिक्यूल होती है इसकी ब्रेकडाउन होती है और हमें एटीपी यानी एनर्जी मिलती है। अच्छा, अब हमने देखा कि रिस्पायरेशन को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं जिसमें फूड मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है। अब आपने पढ़ा भी है कि जो हमारे पास रिएक्शन होता है और उसमें एक बड़े मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हो के वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको हम कहते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस या कैटाबॉलिज्म। आप एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, तो कैटाबॉलिज्म प्रोसेस वो होती है जिसमें एक बड़े मॉलिक्यूल की ब्रेकअप होती है छोटे छोटे मॉलिक्यूल में। तो रिस्पायरेशन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। अब अक्सर बच्चे सोचते हैं कि सर हम इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोलते क्यों हैं। तो बेटा देखिए, आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारे पास ऑक्सीडेशन हम उसको कहते हैं जिसमें ये तीन बातें हो। इसी तरह ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों में आप तीन बातें समझ ले। पहली बात, ऑक्सीडेशन हम उसको कहेंगे कि उसमें हमारे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो। दूसरी बात, अगर हमारे पास, मैं यहाँ लिखता भी हूँ, ऑक्सीडेशन में हमारे पास इन तीन बातों का होना जरूरी है। नंबर वन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। नंबर टू, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड नंबर थ्री, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हमारे पास इन तीनों में से कुछ भी हो जाए तो हम इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। मसलन अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए तब भी ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तब भी ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तब भी ऑक्सीडेशन। इसी तरह अगर हम रिडक्शन की बात करें तो ये बिल्कुल उसका उलट आता है। रिडक्शन बिल्कुल इसका उलट आता है। मसलन जी, हम कहते हैं कि रिडक्शन क्या होती है, तो हम कहते हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसी तरह एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी तरह एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर हमारे पास इनमें से कुछ भी हो जाए तो हम कहेंगे कि ये रिडक्शन या ऑक्सीडेशन है। अब आप जरा यहाँ गौर करें, अगर आप देखें तो यहाँ CH ऑक्सीजन, सही है, CHO यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों मौजूद है। ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन अगर आप यहाँ गौर करें तो इससे यहाँ पर हाइड्रोजन निकला है और हमने पढ़ा है कि जब हाइड्रोजन रिमूव होता है, हाइड्रोजन जब रिमूव होता है तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो आप गौर करें कि हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो हम इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। अच्छा, अब यहां पर गौर करें, मेरे पास सिर्फ ऑक्सीजन मौजूद है लेकिन ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऐड होता है और अभी आपने पढ़ा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम कहते हैं रिडक्शन। क्या कहेंगे? रिडक्शन। तो मतलब ये हुआ कि देखिए जी, हमारे पास ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ। इस वजह से हम रिस्पायरेशन को ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं या हम इसको कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। ये तो रिस्पायरेशन का जस्ट इंट्रोडक्शन था। अब हमारा जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब सिस्टम क्या होती है, तो देखिए जी, आप लोगों को पता है कि बहुत सारे ऑर्गन जब मिलकर कोई काम करे तो वो एक सिस्टम बनाता है। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम से मुराद ये है कि वो सिस्टम
वो सिस्टम जो कि रिस्पॉन्सिबल हो, जो कि काम करता हो रिस्पायरेशन का, तो उसको हम रिस्पायरेटरी सिस्टम कहेंगे। मसलन जी आप यहाँ देखिए जी, हमारे पास ये एक सिस्टम है रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब इस रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन है, मसलन नोज है, सही है, नेसल कैविटी है, फेरिंग्स है, लेरिंग्स है, ब्रांकाई है, ब्रांकियोल है, लंग्स है। तो ये हम बाद में तमाम पढ़ेंगे। तो अभी आपने देख लिया कि ये सारे ऑर्गन जमा होकर एक ही फंक्शन करता है और वो है रिस्पायरेशन, हेल्प, रिस्पायरेशन की हेल्प करता है, तो हम इसको कहते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। अच्छा, अब बात ये है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम या रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग में फ़र्क क्या है, इसको ज़रा हम समझते हैं। ब्रीथिंग हम कहते हैं बेटा जस्ट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर को हम कहते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ एयर को, एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर को हम कहते हैं ब्रीथिंग। अच्छा, तो ब्रीथिंग को हम दूसरा नाम देते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन, या सिर्फ हम इसको वेंटिलेशन भी कहते हैं। तो वेंटिलेशन क्या है जी? इट इज द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर है। अच्छा, अब इसके बाद इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जब हो जाता है और हमारे पास एयर पहुंच जाती है लंग्स में, तो यहाँ इसके बाद हमारे पास रिस्पायरेशन की 3 किस्में हैं। एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या होती है? देखिए जी, यहाँ पर हमारे पास, आप इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे कि लास्ट में जो स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं उसको हम कहते हैं अल्वियोलाई कहते हैं। अब इस अल्वियोलाई, लेट कंसीडर ये हमारे पास एक अल्वियोलाई है, इस अल्वियोलाई के इर्द गिर्द हमारे पास बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं। अब जब ऑक्सीजन यहाँ पर पहुंच जाता है तो ये ऑक्सीजन इस अल्वियोलाई से निकलकर ब्लड में चली जाती है और इस ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ अल्वियोलाई में आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जरा वाज़ेह बनाऊं, ये एक अल्वियोलाई है जो कि हमारे पास, इसमें टर्मिनल पार्ट है यहाँ पर प्रेजेंट है और इसके इर्द गिर्द हमारे पास ये ब्लड वेसल्स है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन पहुंच गई, इनहेलेशन एक्सहेलेशन के थ्रू यहाँ पर ऑक्सीजन पहुंच गई। अब ये ऑक्सीजन यहाँ से निकलकर इस ब्लड वेसल्स में जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकलकर यहाँ इस अल्वियोलाई में आएगा। तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, हम इसको कहेंगे एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। तो बात ये हुई कि एक्सटर्नल रिस्पायरेशन हम इसको कहते हैं द गैसियस एक्सचेंज बिटवीन अल्वियोलाई एंड ब्लड, गैसियस एक्सचेंज बिटवीन अल्वियोलाई एंड ब्लड वेसल। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यहाँ पर हमारे पास जो गैसियस एक्सचेंज होगी उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, इसको हम कहेंगे एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल हमारे पास इस ऑक्सीजन को ले जाता है बॉडी के दूसरे सेल्स के पास। फॉर एग्जांपल ये हमारे बॉडी का कोई भी सेल है, आप किसी भी सेल को कंसीडर करें, तो ये ब्लड इसको यहाँ पर ले आती है। अच्छा, अब जब ये बॉडी का कोई भी सेल है, मैं यहाँ सिर्फ बॉडी सेल लिखता हूँ, कोई भी सेल है, आप किसी भी सेल को ले सकते हैं, ये कोई भी एक सेल है, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन आ गई। अब ये ऑक्सीजन इस सेल में जाएगा, बॉडी के किसी भी सेल में जाएगा और सेल से वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अब यहाँ पर जो गैसियस एक्सचेंज होती है ब्लड वेसल्स और सेल के दरमियान, ब्लड वेसल्स और बॉडी टिश्यू के दरमियान जो गैसियस एक्सचेंज होती है, इसको हम कहते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन, इसको हम कहेंगे इंटरनल रिस्पायरेशन। अच्छा, अब ये सेल है, इस सेल को ऑक्सीजन मिल गया, इस सेल को ऑक्सीजन मिल गया। अब ये सेल इस ऑक्सीजन को लेकर हमारे पास मेटाबॉलिज्म करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का कोई मॉलिक्यूल यानी ग्लूकोज मौजूद है, तो ये इसके साथ ऑक्सीजन मिलकर इसके साथ, इस ऑक्सीजन इसके साथ मिलेगा तो इसकी ब्रेकडाउन होगी और हमारे पास बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस ATP बनेगा। इसको हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे एक सेलुलर रिस्पायरेशन, इसको हम कहेंगे सेलुलर रिस्पायरेशन। तो देखिए जी, एक हो गया हमारे पास इंटरनल रिस्पायरेशन, अब इसके बाद हो गया सेलुलर रिस्पायरेशन। तो जो सेलुलर रिस्पायरेशन है,
असल में ब्रेकडाउन हमारे पास यहाँ पर होती है। जो फूड मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है तो वो असल में सेलुलर रिस्पायरेशन में हमारे पास होती है। आपको याद होगा, आपने सेलुलर रिस्पायरेशन को फर्दर भी आगे पढ़ा है कि सेलुलर रिस्पायरेशन के फिर दो टाइप्स है। आपने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा होगा। एक को हम कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन, और दूसरे को हम कहते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन, हम इसको बोलेंगे एनएरोबिक रिस्पायरेशन, हम इसको कहेंगे। तो हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन की फिर फर्दर दो टाइप्स हुए, एरोबिक रिस्पायरेशन और एनएरोबिक रिस्पायरेशन। इसी तरह हमारे पास जो रिस्पायरेशन है इसकी किस्में हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस। रिस्पायरेटरी सरफेस, सबसे पहले हम इसको समझते हैं व्हाट इज मीन बाय रिस्पायरेटरी सरफेस। रिस्पायरेटरी सरफेस को हम डिफाइन करते हैं, वो सरफेस a surface where gaseous exchange occur between environment and a living body। वो सरफेस जहां पर एनवायरमेंट और लिविंग बॉडी के दरमियान जो गैसियस एक्सचेंज होती है उसको हम कहते हैं रिस्पायरेटरी सरफेस। इस रिस्पायरेटरी सरफेस के बेस पर हमारे पास रिस्पायरेशन की ये कुछ किस्में हैं। मसलन एक को हम कहते हैं क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। अब क्यूटेनियस रिस्पायरेशन कौन सा है? वो रिस्पायरेशन जिसमें क्यूटिकल यानी स्किन यूज होती है। अब फॉर एग्जांपल अर्थवर्म है, आप अर्थवर्म को देखा होगा आपने। अब ये जो रिस्पायरेशन करती है तो वो अपने जनरल बॉडी सरफेस, या आप फ्रॉग को देख ले तो फ्रॉग जब हाइबरनेशन करता है, ये जब जमीन में दफन हो जाता है सर्दियों में, तो ये अपने स्किन के थ्रू ऑक्सीजन लेता है, स्किन के थ्रू ये रिस्पायरेशन करता है, तो इसको हम कहते हैं क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। इसी तरह दूसरा है ब्रोंकाइल रिस्पायरेशन। ब्रोंकाइल रिस्पायरेशन वो होती है जो कि गिल्स के थ्रू होती है। मसलन फिशेस जो पानी में रहते हैं तो वो गिल्स के थ्रू रिस्पायरेशन करते हैं। तीसरा है पल्मोनरी रिस्पायरेशन। पल्मोनरी रिस्पायरेशन हम उसको कहेंगे जो कि हमारे पास लंग्स के थ्रू होती है। मसलन ह्यूमन या जितने भी आप लैंड एनिमल्स को देखते हैं तो ये सारे के सारे क्या करते हैं? लंग्स के थ्रू। इसी तरह ट्रेकियल रिस्पायरेशन जो इंसेक्ट्स करते हैं, ट्रेकिया के थ्रू करते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रेकियल रिस्पायरेशन। अच्छा, ये तो हो गया आपका जस्ट इंट्रोडक्शन रिस्पायरेशन का, लेकिन इसके अलावा आप और भी कुछ रिस्पायरेशन की दो किस्में और भी है। मसलन एक को हम कहते हैं डायरेक्ट रिस्पायरेशन, एक को हम कहते हैं डायरेक्ट रिस्पायरेशन। अब डायरेक्ट रिस्पायरेशन कौन सा है? तो डायरेक्ट रिस्पायरेशन हम उस रिस्पायरेशन को कहते हैं जिसमें हमारे पास ब्लड इन्वॉल्व न हो, जिसमें हमारे पास ब्लड इन्वॉल्व न हो। मसलन ये मेरे पास एक अमीबा है, सही है। ये अमीबा ये गैसियस एक्सचेंज करता है थ्रू जनरल बॉडी सरफेस करता है। अब यहां पर इसको हम कहेंगे डायरेक्ट रिस्पायरेशन। क्यों बेटा? वजह यह है कि ये जो डायरेक्ट रिस्पायरेशन है इसमें नो ब्लड इन्वॉल्व, नो ब्लड इन्वॉल्व, इसमें कोई ब्लड इन्वॉल्व नहीं होती, बस ये थ्रू जनरल बॉडी सरफेस कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट रिस्पायरेशन। दूसरा है इनडायरेक्ट रिस्पायरेशन। इनडायरेक्ट रिस्पायरेशन हम उसको कहेंगे जिसमें ब्लड इन्वॉल्व हो, जिसमें ब्लड इन्वॉल्व हो। मसलन ह्यूमन में जो होता है, तो जो ह्यूमन में होता है तो वो इन विच ब्लड इन्वॉल्व। अच्छा, अब ह्यूमन में होता है तो वो किस तरह होता है? ह्यूमन में वो पहले ब्रीथिंग कर लेता है, गैसियस एक्सचेंज होती है ब्लड और अल्वियोलाई के दरमियान। ये ब्लड फिर पूरे बॉडी को ये ऑक्सीजन पहुंचाता है, पूरे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ये ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट रिस्पायरेशन, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं होती, इसमें ब्लड इन्वॉल्व होती है। तो ये हमारे पास हो गई रिस्पायरेशन की कुछ और किस्में। अगर हम मुख्तसरन बात करें तो हम यूं कह सकते हैं कि रिस्पायरेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास फूड मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है और इसके बदले में हमें एनर्जी मिलती है, या आप इसको कैटाबॉलिक प्रोसेस भी कह सकते हैं। अगर हम इसकी
टाइप्स की बात करें तो इसके हमारे पास 3 टाइप्स है। एक है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन वो होती है जो कि लंग्स और ब्लड के दरमियान, अल्वियोलाई और ब्लड के दरमियान जो गैसियस एक्सचेंज होती है उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। दूसरा है इंटरनल रिस्पायरेशन। इंटरनल रिस्पायरेशन वो होता है कि जो हमारे पास ब्लड और बॉडी टिश्यू या बॉडी सेल के दरमियान होती है। मसलन ये ब्लड अल्वियोलाई से ऑक्सीजन लेकर जब बॉडी सेल के पास जाती है तो वहां पर जो गैसियस एक्सचेंज होती है इसको हम कहते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन। और लास्ट में जो हमारे पास होता है सेलुलर रिस्पायरेशन। तो सेलुलर रिस्पायरेशन हम उसको कहते हैं कि जिसमें हमारे पास ये सेल जो ऑक्सीजन को ले लेता है तो वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में इस फूड मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन करता है और एटीपी बनाता है। अब इस रिस्पायरेशन को हम कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन, क्योंकि ये सेल के लेवल पर होता है। अब सेलुलर रिस्पायरेशन के फिर फर्दर 2 टाइप्स हुए, एरोबिक रिस्पायरेशन, एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एनएरोबिक रिस्पायरेशन जो कि ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में होता है, और एरोबिक रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन के मौजूदगी में होती है। तो ये दोनों हो गए सेलुलर रिस्पायरेशन के टाइप। इसी तरह जो रिस्पायरेटरी सरफेस है इसके बेस पर हमने 4 टाइप्स पढ़े। अगर स्किन के थ्रू हो रिस्पायरेशन क्यूटेनियस, अगर गिल्स के थ्रू हो ब्रांकाइल, अगर लंग्स के थ्रू हो पल्मोनरी, और अगर इंसेक्ट्स में ट्रेकिया के थ्रू हो या ट्रेकिया के थ्रू हो तो ट्रेकियल रिस्पायरेशन जो कि इंसेक्ट्स में होता है। इसी तरह अगर रिस्पायरेशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस हो, उसमें कोई ब्लड वगैरह इन्वॉल्व ना हो, बॉडी सरफेस के थ्रू रिस्पायरेशन होती हो तो डायरेक्ट रिस्पायरेशन, और अगर ब्लड इन्वॉल्व हो तो फिर हम उसको कहेंगे इनडायरेक्ट रिस्पायरेशन। इसके बाद जो हमारे